गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि हमने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ लिया प्रकाश के बारे में पूरा डिटेल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण में भी हमने बता दिया है आपको समतल दर्पण के बारे में। हम आज जा रहे हैं पढ़ने गोलीय दर्पण के बारे में। तो आपका गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में आज पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक आपका चैप्टर वही चल रहा है। चैप्टर का नाम आप जान ही रहे हैं, क्या? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में ही हम पढ़ रहे हैं। आज का आपका टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कैसे बनता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण कैसे बनता है, क्या है, पहले हम इसकी आपको एक डिफिनेशन लिखवा देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको इसको समझा देते हैं। जैसे इसकी डिफिनेशन क्या है, किसी कांच के, कोई हम अगर कांच का एक खोखला गोला ले लें, तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। जैसे क्या है आपका, किसी कांच के खोखले गोले, किसी कांच के खोखले गोले को अगर हम ले लें, कोई भी कांच का खोखला गोला हो, कांच के खोखले गोले को ले लें और उसको क्या करें, काट दें। कांच के खोखले गोले को काट कर, अगर कांच के खोखले गोले को हम काट लेते हैं तो काटने के बाद हमको उसका एक भाग मिलेगा। उस भाग के, उसके एक तल पर जो होगा, उसके एक तल पर हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, या फिर क्या कर देंगे, चांदी की कलई कर देंगे। चांदी की कलई, चांदी की कलई या चांदी का परत लगा देते हैं। और उस परत को लगाने के बाद चांदी की कलई करके फिर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर लाल लेड ऑक्साइड, लाल लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड का लेप कर दिया, का लेप कर दिया जाए। तो क्या कह रहे हैं हम, किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक तल पर चांदी की कलई करके उसके ऊपर लाल लेड ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए, तो प्राप्त दर्पण, जो प्राप्त दर्पण होगा, तो प्राप्त दर्पण क्या कहलाएगा आपका, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। अब इसका जो फिगर बनाएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब इसका फिगर जब बनेगा, आपको फिगर बनने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, तो अगर कांच का खोखला गोला होगा, उसे काटेंगे तो वो दो तरह से कट सकता है। देखिए, एक तो आपका कैसे कट सकता है, एक मान लेते हैं आपका ऐसे कट जाए, एक तो आपका इस तरह से कट सकता है, और दूसरा अगर इसी गोले को हम काटें तो यही गोला हमारा इस तरह से भी तो भी कट सकता है।
तो ये गोला हमारा इस तरह से भी कट सकता है। तो दो तरह से आपके गोले बन सकते हैं। अब समझिए इसको कि ये क्या किया गया है, हमने क्या किया, कांच के एक खोखले गोले से इसको काट कर निकाल लिया। बस मान लीजिए कि ये कांच के किसी खोखले गोले से काट कर निकाला गया, ठीक। तो ये हमने क्या किया, एक कांच के खोखले गोले में से इसके टुकड़े को काट के निकाल लिया। और काट के निकालने के बाद फिर क्या कर रहे हैं, हम इसके एक भाग को क्या कर दे रहे हैं, कलई कर दे रहे हैं। एक भाग को कलई कर दे रहे हैं। तो एक भाग को कलई कर देने के बाद दूसरे भाग से क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। तो यही है, किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक तल पर, चाहे इस वाले तल पे चाहे उस वाले तल पे, तो अब हम इस बार क्या कर रहे हैं, इसके अंदर वाले तल पे हम क्या कर दे रहे हैं, पॉलिश कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हमको देखिए दो फिगर मिल गया। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम कांच के खोखले गोले को काट कर अगर दर्पण बनाएंगे तो दर्पण कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का। क्यों दो प्रकार का होगा, एक तो वो दर्पण हो सकता है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, उभरे हुए भाग पर कलई कर रहे हैं और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। जब इस तरह का दर्पण होगा, गोलीय दर्पण होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और जब इस तरह का दर्पण जिसमें उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो और दबे हुए भाग पर कलई किया गया हो, उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ तक आपके पॉइंट्स क्लियर हो। तो ये कैसे बना है हमने पूरा लिख के समझा दिया। किसी कांच के खोखले गोले को, तो कांच का एक खोखला गोला ले लेते हैं, खोला गोला रहेगा, वृत्त नहीं। वृत्त और गोला में अंतर होता है, जानते ही रहिएगा, ठीक है। वृत्त जैसे कि आपके हाथ की चूड़ियाँ, ये वृत्ताकार होती हैं, लेकिन हमारा जो फुटबॉल हुआ, बॉल हुआ, ये सब आपका क्या होता है, गोला होता है, ठीक है। ये किसका भाग बना हुआ है, ये कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक तल पर चांदी की कलई कर देते हैं। तो उसके एक तल पे हम चांदी की कलई कर दे रहे हैं, उसके ऊपर लाल लेड ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण क्या कहलाता है, आपका गोलीय दर्पण कहलाता है। तो ये है आपका और यहाँ पे इसकी एक छोटी सी डिफिनेशन और लिखवा दे जिससे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ये इतना बड़ा डिफिनेशन याद रखिए, या फिर आप क्या कर लीजिएगा, अर्थात ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। एक लाइन की डिफिनेशन हो गई और ये हो गया पूरा डिटेल, ठीक। तो ये है आपका गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण को हमने यहाँ पे बता दिया कि गोलीय दर्पण आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्यों होते हैं ये, अब इनके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो ये डिफिनेशन अगर आपने लिख लिया हो तो फिर हम इसे इरेज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तब अभी हमने बता दिया कि गोलीय दर्पण आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो लिख लेते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। वो दो कौन से प्रकार हैं, अभी हमने बताया आपको। एक तो आपका क्या होगा, पहला अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आपका
कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। अभी हमने बताया कॉनकेव मिरर किसको कहेंगे, कॉनकेव मिरर किसको कहेंगे, ऐसा गोलीय दर्पण, देखिए ये क्या है, गोलीय दर्पण, तो ऐसा गोलीय दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर, उभरे हुए तल पर हम क्या कर दें, कलई होती है, उभरे हुए तल पर, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई होती है एवं दबे हुए तल पर, दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम कौन सा दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है आपका अवतल दर्पण, इसी को हम कहेंगे अवतल दर्पण। इधर देखिए आपका क्या किया गया है, चांदी की कलई, और यहां से क्या हो रहा है आपका, प्रकाश का परावर्तन। ये आपका किसका काम कर रहा है, परावर्तक तल का, जहां से परावर्तन होता है उसे हम परावर्तक तल कहते हैं, और जिधर की तरफ कलई की हो उसे हम क्या कहेंगे, कलई वाला तल। अब यहाँ समझिए, मान लेते हैं अगर कोई किरण यहाँ पे जा रही है तो वो यहाँ से एक आपका अभिलंब होगा, और इस अभिलंब से जैसा कि हमने पढ़ा था, जितना इधर की तरफ एंगल बनेगा सेम टू सेम उतना ही एंगल इधर की तरफ भी बनेगा, उतनी ही डिग्री पे ये क्या कर देगा, वापस आ जाएगा। अगर यहाँ से किरण जा रही है तो ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ की तरफ वापस आ जाएगी। तो यही है आपका, ये आपका परावर्तक तल है, और ये आपका कलई किया हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग, और यहाँ से आपकी प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक, तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई होती है एवं दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। और उसके बाद है आपका उत्तल दर्पण। अभी हम इनका आपको एक घर का एग्जाम्पल बता देंगे, जिसको आप घर पर प्रैक्टिस करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहेंगे और उत्तल दर्पण हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो ये है आपका, कंप्लीट कर लें, इसे इरेज कर लेते हैं, तो अब दूसरा पढ़ लेते हैं। उसके बाद है आपका दूसरा उत्तल दर्पण, जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिनमें दबे हुए तल पर, अब क्या किया जा रहा है, दबे हुए तल पर कलई किया गया हो, दबे हुए तल पर कलई होती है एवं
उभरे हुए तल से, उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन। दबे हुए तल से क्या होता है? उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम कौन सा दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए, अब ये आपका कलाई किया हुआ भाग है, तो ये क्या हुआ? इसे हम लिख देते हैं इधर कलाई किया हुआ तल या कलाई किया हुआ भाग। ठीक है, और ये है आपका क्या? परावर्तक तल। ये आपका परावर्तक तल है इधर वाला। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि इस पे आपकी प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ टकराती है, तो टकराने के बाद कहाँ जाएगी? ये इधर की तरफ, सॉरी, ये आपका हाँ यही, ये आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी? जिस दिशा से आ रही है, जितने डिग्री के एंगल पे, उतने डिग्री के ही एंगल पे ये फिर कहाँ चली जाएगी? वापस चली जाएगी। ठीक है, तो यही है आपका प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के नियम में हमने पढ़ा था कि आपतित किरण अभिलंब से टकराती है, और आप अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण, और परावर्तित और अभिलंब के बीच बनने वाला परावर्तन कोण। और हमने पढ़ा क्या था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है? बराबर होता है। तो यही चीज़ है। अब इसका हमने जो आपको कहा कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। तो छोटा सा एग्जाम्पल क्या करना है ना, आप अपने घर पे ले लीजिए चम्मच, थोड़ा सा बड़ा सा चम्मच लीजिएगा, जो आपका वक्रित चम्मच हो, गोली थोड़ा सा घुमा हुआ चम्मच हो। अगर उसमें आप अपने चेहरे को अंदर की तरफ से देखेंगे, तो अंदर की तरफ से जब चेहरे को देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा? ये अवतल दर्पण की जैसा दिखेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे आपका अगर चम्मच है, तो चम्मच में जब आप ऐसे चेहरे को देखेंगे तो यहाँ वो आपका जो बनेगा, वो पीछे की तरफ जो आपका भाग हो जाएगा, वो कलई किया हुआ की तरह रिएक्ट काम करेगा, और उसके बाद ये जो आगे का भाग होगा वो आपको दिखाएगा परावर्तक तल के रूप में। अगर उसी चम्मच को फिर हम उल्टा कर लें और इस तरह से हम चम्मच को देखते हैं, तो इधर की तरफ फिर परावर्तक तल का काम करना शुरू करेगा, और उधर की तरफ आपका क्या? कलई किया हुआ भाग। ये बस एक घरेलू एग्जाम्पल है, आप इसको घर पे ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के क्या यूज़ हैं, उन सब के बारे में हम जैसे जैसे सामने आता जाएगा वो आपको बताते जाएंगे। तो ये आपका अगर क्लियर है, तो इसके आगे हम पढ़ लेते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं। वो परिभाषाएं क्या क्या हैं, उनका क्या क्या यूज़ है, उनकी डिफिनेशंस क्या हैं, इन सारे के बारे में पूरा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं आज। तो ये नोट कर लीजिए फास्ट। हाँ, इसे नोट कर लीजिएगा। जैसे कि ये आपको बता दिया कि ये आपका अवतल दर्पण है और ये आपका क्या है? उत्तल दर्पण। ठीक, अब इसे इरेज कर देते हैं, नोट कर लीजिए। उसके बाद हेडिंग दे दीजिए। उसके बाद हेडिंग है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है।
गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा है। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा है। इनमें एक एक परिभाषा की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसीलिए इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। और इंग्लिश भी लिखते रहा कीजिएगा, इंग्लिश लिखने से आपको नुकसान नहीं होगा। डिफिनेशंस रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर्स। क्योंकि अगर आपको साइंस से आगे पढ़ाई करनी है तो सब कुछ इंग्लिश टू इंग्लिश ही मिलेगा, तो इसलिए इंग्लिश को साथ लेके चलते रहिए, ठीक है। इंग्लिश को छोड़िए नहीं। अब उसके बाद देखिए, जब इसमें हम पढ़ने जाएंगे तो पहला हमको हेडिंग मिलेगा दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, या फिर आप लिख लीजिए हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग है आपकी ध्रुव, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पोल। तो हम यहाँ पे छोटा छोटा फिगर बना लेते हैं ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। जैसे ये आपका है एक ये आपका अवतल दर्पण एक और एक उत्तल दर्पण। ठीक, समझने के लिए है सिर्फ, ठीक। अब अगर इसमें समझेंगे तो यहाँ क्या कह रहा है, ध्रुव किसे कहेंगे, दर्पण में परावर्तक तल के केंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो अब ये दर्पण है, मान लें हम, अगर ये थोड़ा सा और ऊपर बना लें, नहीं तो फिर डेफिनेशन लिखने में दिक्कत होगी। तो ये है आपका दर्पण। इस यहाँ से यहाँ तक के बीच में एक मिडल पॉइंट बनेगा कि नहीं। देखिए, जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ से हम इसकी लेंथ को मापे यहाँ तक आए, और यहाँ से इसकी लेंथ को मापे यहाँ तक आए, तो इन दोनों के बीच में एक मिडल पॉइंट बनेगा। उसी मिडल पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ये मिड पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो लिख लीजिए, दर्पण में परावर्तक तल के, जो ये परावर्तक तल होगा उसके केंद्र बिंदु को केंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और इसे इंग्लिश में पोल कहते हैं, तो इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उसके बाद है सेकंड पॉइंट है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी गोले के उस गोले के केंद्र को दर्पण का हम क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसे समझिए। जैसे अगर इसी को हम यहाँ पे समझ लें, ये आपका क्या मान लेते हैं, एक छोटे गोले से हमने क्या किया, एक दर्पण काट के बनाया। ठीक है, तो ये इसका एक केंद्र होगा, मान लेते हैं ये इसका केंद्र है, तो यही केंद्र इसका क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से। और हमने कहा ये जो आपका है दर्पण, यहाँ से यहाँ तक, इसी दर्पण के मिडल पॉइंट को, केंद्र बिंदु को, मतलब यहाँ से भी आधा और यहाँ से भी आधा, मतलब दोनों तरफ से दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर। इसी को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलिए। फिर तीसरा पॉइंट है आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, जिसको हम कहेंगे क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होगा? फिर यही सेम टू सेम चलेगा। क्या? गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का, पूरा सेम टू सेम इतना पार्ट तो वही रहेगा, भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को, वही सेम टू सेम है, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और, वक्रता केंद्र में देखिए, वक्रता केंद्र जो है इसे हम किससे डिनोट करते हैं? वक्रता केंद्र को इसे लिख लीजिएगा, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। और इसे किससे डिनोट करेंगे? वक्रता त्रिज्या को इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका। अब देखिए, अगर हम वक्रता त्रिज्या ढूंढेंगे तो वक्रता त्रिज्या कहाँ है? तो वक्रता त्रिज्या इस सेंटर से, हमने पढ़ा है, सेंटर से आपकी क्या, वृत्त के किसी भी
पॉइंट पे अगर हम यहाँ से लाइन खींच दें तो वो क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या ही कहलाएगी। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है इसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। ये यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी बन रही है इसी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पोल पे ही खींचा जाए। अब यहाँ पे पोल मिल जा रहा है तो हम पोल के पास ही खींच दे रहे हैं, ठीक। तो ये है आपका वक्रता त्रिज्या। उसके बाद है आपका थर्ड पॉइंट, मुख्य अक्ष। इसे नोट कर लीजिए, तब मुख्य अक्ष पे चलते हैं। मुख्य अक्ष, फोर्थ पॉइंट है आपका मुख्य अक्ष, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? देखिए, ये जो आपका दर्पण की वक्रता केंद्र है और ये पोल, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, इससे मिलकर होकर जाने वाली जो रेखा होती है, इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जानते रहिएगा, ठीक है। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लिख लिया जाए, दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। उसके बाद है आपका फिफ्थ पॉइंट है अभिलंब। समझ लीजिएगा, मुख्य अक्ष। उसके बाद है आपका फिफ्थ पॉइंट अभिलंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए, नॉर्मल किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु, तो देखिए, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु से जब हम वक्रता केंद्र को मिला देंगे तो वो जो रेखा बनेगी उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। लिख लीजिए। उसके बाद फिर इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र को
मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे हम? अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ आपका अभिलंब कहाँ है उसको समझ लेते हैं हम। रेडियस आप समझ ही गए हैं, रेडियस मिटा दे रहे हैं। अब देखिए जैसे ये आपका है, हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, इस वक्रता केंद्र को मिला दे रहे हैं। तो जब इस वक्रता केंद्र को हम मिला देंगे तो ये जो रेखा बन रही, इसी रेखा को हम अब क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। ठीक है, अभिलंब कहेंगे। तो यही है आपका अभिलंब। अब आप कहेंगे कि अभिलंब कैसे है, तो इस चीज़ को हमने एक बार समझाया और फिर से आपको समझा देते हैं कि अभिलंब ये इस बिंदु पर है। और अभिलंब कब, आप जानते हैं कि अभिलंब कब होता है? जब किसी लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनता है तभी ये क्या होता है? अभिलंब होता है। तो ये यहाँ पे तो अभिलंब नहीं बन रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एंगल नहीं बन रहा। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा कि ये इस गोलीय दर्पण के इस बिंदु पर अभिलंब बन रहा है, ना कि इस गोलीय दर्पण पर। और अगर इस पे अब आप अभिलंब चेक करना चाहेंगे तो आप इस पे क्या कीजिएगा, एक ऐसे लाइन स्पर्श रेखा खींच दीजिएगा और फिर उस पे चेक कीजिएगा तो ये 90 डिग्री का एंगल पूरा बनाएगा। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि अभिलंब क्या है? गोलीय दर्पण के किसी बिंदु से, ये गोलीय दर्पण के किसी बिंदु पर अभिलंब है, ना कि गोलीय दर्पण पर। ठीक है, उसके बाद है आपका दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं उसको भी हम आपको समझा देते हैं। तो आपका 6th हेडिंग है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अपर्चर, अपर्चर ऑफ मिरर। अपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है, तो अब इस दर्पण का द्वारक किसे कहेंगे? तो इस बहुत आसान सा है, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए ये बहुत छोटा सा है डिफिनेशन इसमें। जैसे अगर हमने मान लिया ये आपका क्या है, एक अवतल दर्पण है, तो ये यहाँ से आपका कलई किया हुआ भाग है। देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये आपका बन रहा है व्यास, इसकी जो यहाँ से सीधे बन रही है ना, इसी को हम क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहाँ से अगर हम क्या करें, एक ऐसे लाइन खींच दें और ये इसको नाप दें तो यही आपका क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक। मतलब दर्पण का द्वार क्या है, वो आपका दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण के द्वार, एक तरह से अगर इसको बहुत आसान भाषा में समझना चाहे तो दर्पण के द्वार मतलब जहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, जहाँ तक परावर्तक तल काम करता है, उसी को हम दर्पण का क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। तो दर्पण के, इसको लिख लीजिए, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको लिख लीजिएगा, या फिर इसे हम मान लेते हैं जैसे रिप्रेजेंट करने के लिए तो कभी कभी कुछ बुक में MN देता है, कुछ बुक में MM डैश देता है। तो यहाँ पे अगर इस फिगर को बनाइएगा तो लिख लीजिएगा कि चित्र में MN दर्पण का क्या है? द्वारक है। चित्र में MN दर्पण का द्वारक, MN दर्पण का द्वारक है। ठीक है, इतना अगर नोट हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। नोट कर लीजिए फास्ट।
6 पॉइंट आपके हो गए और कुछ पॉइंट बचे हुए, उन सब पॉइंट्स को क्लियर कर लिया जाए। आज के वीडियो में इस पूरे पॉइंट को क्लियर करके ख़त्म कर दिया जाए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण पे कैसे आपके इमेज बनता है, इमेज बनने की पूरी प्रक्रिया के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका 7वीं हेडिंग है फोकस, या फिर हम उसको कहते हैं मुख्य फोकस। फोकस अथवा मुख्य फोकस, ठीक है। फोकस या फिर हम उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। फोकस और प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस या मुख्य फोकस क्या होगा, कैसे होगा, इसको पहले समझ लीजिए, तब हम लिखते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कोई आपका क्या है, ये आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसमें आपकी प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, समांतर आ रही हैं। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, मान लेते हैं ये आपका P पॉइंट, ये यहाँ पे आपका सेंटर। अब यहाँ पे मुख्य अक्ष में कुछ समांतर किरणें आ रही हैं, यहाँ से आ रही है किरण, यहाँ से आ रही है किरण, यहाँ से आ रही है किरण, यहाँ से आ रही किरण। अगर इसको समझेंगे, ये ऐसे आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन अगर इसको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाएं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप दीवार पे जैसे बॉल लेके लड़ाते हैं, तो बॉल लड़ाने पे आपको याद होगा, जब हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो बॉल कहाँ आता है, नीचे की तरफ। और जब बॉल को नीचे से ऐसे नीचे की तरफ से फेंकते हैं तो वो बॉल क्या करता है, यहाँ से टकराने के बाद वो सीधे इधर की तरफ भागता है ना। और जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो बॉल टकराने के बाद नीचे की तरफ भाग के आता है। एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, घर पे बॉल लीजिएगा और आप क्या कीजिए, जब ऊपर की तरफ बॉल को फेंकेंगे तो बॉल क्या होता है, टकराने के बाद नीचे की तरफ आता है। और एक एग्जाम्पल है साधारण सा, ठीक है। और जब हम बॉल को नीचे की तरफ तेजी से लड़ाते तो वो बॉल लड़ने के बाद ऊपर उठ के आता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, जब प्रकाश की किरण नीचे की तरफ से टकरा रही है तो टकराने के बाद ऊपर की तरफ जा रही है, और ऊपर की तरफ टकरा रही है तो टकराने के बाद नीचे की तरफ आ रही है। और फिर जब यहाँ से भी टकराएगी तो फिर कहाँ आएगी, यहाँ आती हुई जाएगी, और यहाँ से भी टकराएगी तो यहाँ आती हुई जाएगी। अभी समझिएगा, इतनी किरणें आके कर क्या रही हैं, ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं, और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। समझिए क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, गोलीय दर्पण चाहे आपका अवतल हो चाहे आपका उत्तल हो, में मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तित हो रही हैं। ये किरणें यहाँ टकराई, और फिर टकराने के बाद देखिए ये वाली किरण इधर आ रही है, ये वाली किरण इधर की तरफ आ रही है, और ये वाली किरण इधर की तरफ जा रही है, ये वाली किरण इधर की तरफ जा रही। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस जगह पे काटती हैं या फिर जिस जगह पे काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। तो ये काटती हुई प्रतीत होती हैं, ये किसके लिए यूज किया जा रहा है, ये यूज किया जा रहा है आपके उत्तल दर्पण के लिए। अगर उत्तल दर्पण, जैसे आपका ये उत्तल दर्पण है एक, इसमें आपका ये मान लेते हैं मुख्य अक्ष है, इस पे अगर आपकी प्रकाश की किरणें टकराएंगी तो ये जानते हैं आप, उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो प्रकाश की किरणें टकराने के बाद वो सिकुड़ने के बजाय फैल जाती हैं, एक जगह पे इकट्ठा होने के बजाय वो क्या हो जाती हैं,
फैल जाती हैं। तो इस स्थिति में तो ये नहीं कट कर रही हैं, कहीं पे कट करती हुई नजर आ रही हैं नहीं। तब क्या होगा, तब ये ना ये किरणें ऐसे नहीं टकराएंगी, तो ये किरणें आगे जाके आपका, तब हम सिर्फ मानेंगे कि यह आगे जाके कहीं पे इसको कट कर रही हैं, और जहाँ पे इसको कट कर रही हैं तब ये कहलाएगा इसका फोकस F। ठीक है, तो ये है आपका मुख्य फोकस। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, यही कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण चाहे आपका अवतल हो चाहे उत्तल हो, मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी देखिए किरणें दोनों मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ पे मिल रही हैं, मिलती हुई दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे मिल नहीं रही हैं, तो हमने क्या किया, एक जैसे इसको मान लेते कि यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ये इसका क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। यही है आपका। ठीक है, इस फिगर को बना लीजिएगा, तब हम इसकी डिफिनेशन को आपको लिखवा देते हैं। गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं, ऐसे लिख ले, जिस बिंदु पर मिलती हैं, मिलती हैं, या जिस बिंदु पर मिलती हैं या किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। अब हमें नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका मुख्य फोकस। और जैसे ही आप मुख्य फोकस को जान लेते हैं, तुरंत एक आपका पॉइंट आता है फोकस दूरी। बहुत आसानी से आप इसको समझेंगे फोकस दूरी को। फोकस दूरी किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव और तथा दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ। गोलीय दर्पण के ध्रुव
तथा गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया लगभग कंप्लीट। लेकिन एक पॉइंट इसमें और बच रहा है, और ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट करके फिर से हम एक बार फिगर बना के इन सारे पॉइंट्स को दोबारा से समझ लेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। उसके बाद है आपका फोकल लेंथ, फोकल प्लेन, फोकल तल किसको कहते हैं, तो ये भी लिख लीजिए और फिर तब हम फिगर को बना लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। फोकस तल, फोकस तल जिसको हम कहते हैं फोकल प्लेन। फोकल प्लेन किसे कहते हैं? जैसे आपका क्या है फोकस तल, अभी था ना यहाँ पे आपका बन रहा था फोकस तल, सॉरी फोकस बन रहा था यहाँ पे सेंटर, यहाँ से आपकी प्रकाश की किरणें टकराने के बाद एक यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई थी और एक यहाँ ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई थी और एक आपकी फिर यहाँ से आपकी सॉरी ये आपकी यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई थी। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पे टकरा रही थी, तो ये आपका क्या बन रहा था, मुख्य फोकस बन रहा था। अब कह रहा है कि ये जो मुख्य फोकस है और ये मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत, फोकस बिंदु पर मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल बनता है, इसी तल को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। समझिएगा, मुख्य फोकस पर मुख्य अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को ही हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। ठीक है, इसको अब नोट कर लेते हैं हम। फोकस बिंदु से होकर जाने वाली तथा दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत तल को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। तल को फोकस तल कहते हैं। ठीक, ये आपका हो गया। हाँ, एक चीज और यहाँ पे जानना जरूरी होता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी में कुछ संबंध होता है। वो संबंध क्या है वो भी आप 10वां पॉइंट करके यहाँ लिख लीजिएगा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। इंग्लिश लिखनी होगी तो इंग्लिश भी इसकी लिख लीजिएगा।
रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो अब हम इनके बीच में संबंध क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए, और उसके लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा फिगर यहाँ पे बना लेते हैं। बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर हमें थोड़ा सा समझ में आएगा, और जो आपकी कुछ चीज़ें छूटी हैं उन चीज़ों को भी हम फिर से आपको एक बार से रिवाइज करवा देंगे। ठीक, तो ये आपका मान लेते हैं, ये आपका मान लेते हैं कांच का खोखला गोला है, कांच का खोखला गोला है। ये इसका एक सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हमने अभी सी से रिप्रेजेंट किया था। मान लेते हैं ये इसका क्या है, ध्रुव है, और इसको हम पी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और ये मान लेते हैं कि आपका क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, तो अवतल उत्तल दोनों के लिए ये काम करेगा जो हम अभी व्युत्पन्न करने जा रहे हैं। ठीक, तो अब एक एक पॉइंट समझिए। हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के मुख्य बिंदु को, केंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। मतलब समझिए, इसके यहाँ से जितनी दूरी है वहाँ, यहाँ से यहाँ भी सेम टू सेम उतनी बराबर दूरी होनी चाहिए। मतलब ये मिड पॉइंट होता है दर्पण के द्वारक का, उसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और दर्पण का उसके बाद हमने पढ़ा था वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, हमने बताया कांच के जिस खोखले गोले के भाग का ये कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र, उस खोखले गोले के केंद्र को ही इस दर्पण का हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और फिर आया था आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ये भी एकदम सेम टू सेम डिफिनेशन थी। कांच के जिस खोखले गोले का यह भाग होता है उसकी वक्रता, उसकी त्रिज्या को ही इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये आपका 3 पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट आपका क्या था, चौथा पॉइंट था आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो हमने बताया कि मुख्य अक्ष सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर एवं पोल से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं, दर्पण के किसी भी बिंदु से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खींची गई रेखा को ही हम क्या कहते हैं, अभिलंब। हम दर्पण के किसी बिंदु, यहाँ से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दे, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दे, तो ये क्या कहलाएगा, आपका अभिलंब, नॉर्मल कहलाएगा। ये आपका हो गया 5th पॉइंट। 6th पॉइंट, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक हमने कहा दर्पण के द्वार को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ दर्पण का जो चौड़ाई होती है एक तरह से कहें, या फिर हम दर्पण का व्यास कह दें, उसी को हम क्या कहते हैं, आपका दर्पण का द्वारक। उसके बाद आपका पॉइंट था फोकस। फोकस भी आपको क्लियर कर दिया हमने। फोकस बताया कि अगर दर्पण है तो दर्पण में क्या, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कुछ किरणें चल रही हैं, और मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें चल रही हैं, और यहाँ से परावर्तित होंगी, तो परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कट करेंगी उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और अगर ये उत्तल दर्पण के लिए होगा तो ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, बहुत दूर निकल जाएंगी, इनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तब उनका आभासी एक पीछे बिंदु खींच लेते हैं, और वो जिस मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम मुख्य फोकस कह देते हैं। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए यहाँ पे ये परिभाषा थोड़ी सी चेंज हो जाती है। उसके बाद है फोकस दूरी। हमने बताया फोकस दूरी किसे कहते हैं, जैसे ये आपका P है तो P से F तक के दूरी को ही हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या है, ठीक, ये हम मान लेते हैं आपका मुख्य अक्ष है, और इस पे यहाँ पे आपका कहीं पे है मुख्य फोकस। ठीक, तो मुख्य फोकस है, और हमें अब क्या फोकस दूरी हमने बता दिया। फोकस दूरी किसे कहते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और आपका क्या है, फोकस तल। हमने बता दिया फोकस तल क्या है, फोकस तल फोकस
और मुख्य अक्ष फोकस बिंदु से होकर, तो फोकस बिंदु से होकर जाने वाली और दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तल को हम क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। अब आपका पॉइंट आ गया, गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो अब इसको संबंध को जान लीजिए। हाँ, तो इसको लिख लीजिए, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पणों लिख लीजिए, गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या, सभी गोलीय दर्पणों के लिए, गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या r, वक्रता त्रिज्या r, फोकस दूरी स्मॉल f से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, के दोगुने के बराबर होती है, दोगुने के बराबर होती है। ठीक है, तो ये है आपका क्या, गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या r, गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या r, फोकस दूरी f के दोगुने के क्या होती है? बराबर होती है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? r बराबर 2 इंटू एफ, या फिर हम लिख सकते हैं 2f। इसी को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं f इक्वल टू r अपॉन में 2। यही आपका इन दोनों के बीच में क्या है? संबंध है, f बराबर r बटा 2। हमेशा फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे और आज आपका एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन दे देते हैं जिसको आपको बताना है। क्वेश्चन आपका ये है कि चंद्रमा, मून जो है वो आपका, चंद्रमा मून वो आपका अदीप्त है या दीप्त है? कैसी वस्तु है ये? चंद्रमा दीप्त वस्तु है या अदीप्त वस्तु है? ल्यूमिनस बॉडी है या नॉन ल्यूमिनस बॉडी है? यही आपको बताना है। ठीक है, आज का क्वेश्चन आपका यही है, चंद्रमा दीप्त वस्तु है या है अदीप्त वस्तु है। ये हमने आपको प्रकाश के पहले वीडियो में बताया है इसके बारे में। आप इसको ढूंढिएगा और कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग करेक्ट आंसर देते हैं। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।